गुड आफ्टरनून दोस्तों गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस के तहत 4 टॉपिक्स को देखेंगे जो न्यूज़ में काफ़ी प्रमुखता से थे। तो 22 जनवरी 2025 के हम लोग टॉपिक्स को न्यूज़ से रिलेटेड जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहला टॉपिक्स है जो सिंधु घाट जल संधि विवाद है, उस पर विश्व बैंक ने भारत का समर्थन किया है। दूसरा टॉपिक्स है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा एक मिनट, बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है आरबीआई के अकॉर्डिंग। फिर हम लोग चौथा देखेंगे, डॉक्टर एस जयशंकर ने वाशिंगटन डीसी में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। तो चारों हम लोग देखेंगे, दो तो आईआर से और 2 इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि विवाद पर भारत का समर्थन किया है। देखिए, 1960 ईस्वी में क्या हुआ था, सिंधु जल समझौता हुआ था। उसमें कुछ विवाद थे जिसमें किशन गंगा, रतले, इस तरह के जो परियोजनाएं थे उस पर विवाद चल रहा था। तो इसके बारे में पाकिस्तान ने क्या किया था कि कुछ अपनी जो बातें थी उन मुद्दों को उठाया था। इसलिए उन्होंने कहा था कि एक मध्यस्थ न्यायालय का स्थापना किया जाना चाहिए। तब फिर भारत ने भी मांग किया कि एक विश्व बैंक के द्वारा एक पहले तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक है, तो इसी के तहत विश्व बैंक द्वारा एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई। और उन्होंने क्या किया कि अभी जो हाल फिलहाल में रिपोर्ट दिया उसमें भारत की जो भी मांग थी उनको उन्होंने क्या किया है कि समर्थन किया और पाकिस्तान के मांग को खारिज कर दिया। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत का समर्थन किया। किस पर? तो किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत का समर्थन किया है। विशेषज्ञ ने जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में पाकिस्तान द्वारा अपने मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना करने पर पाकिस्तान की याचिका को खारिज कर दिया है। देखिए, जो हमने बोला वही है। अब भारत ने किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर विचार करने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति का आग्रह किया था। विशेषज्ञ ने कहा है कि उन्होंने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह पाया है कि उन्हें दोनों देशों के बीच मतभेद के सभी बिंदुओं के गुण और दोषों पर निर्णय देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों को एक दूसरे के बीच जो मतभेद है उन सभी बिंदुओं के गुण दोषों पर निर्णय देने के लिए आगे अब बढ़ना चाहिए। अब उन्होंने क्या कहा, विदेश मंत्रालय ने क्या कहा इसके बारे में? विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में किशन गंगा और रतले जल विद्युत संयंत्रों से संबंधित मतभेदों को तय करने की क्षमता केवल तटस्थ विशेषज्ञ के पास है और इस मुद्दे पर भारत ने हमेशा सैद्धांतिक रवैया अपनाया है। मंत्रालय ने कहा है कि दोनों जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में यह निर्णय भारत के इस रुख को सही साबित करता है कि इससे संबंधित 7 मुद्दे तटस्थ विशेषज्ञ को भेजे गए थे। कितने मुद्दे भेजे गए थे तटस्थ विशेषज्ञ को? 7 मुद्दे तटस्थ विशेषज्ञ को भेजे गए थे। आगे हम लोग चलेंगे। अब यह जो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 की सिंधु जल संधि को लेकर दोनों देशों के बीच असहमति और मतभेदों को देखते हुए 2022 में विश्व बैंक ने किशन गंगा और रतले जल विद्युत संयंत्रों के संबंध में एक तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो जो हम दोनों मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच जो मतभेद है वो विश्व बैंक की मध्यस्थता न्यायालय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में क्या हो रही है, इसकी देखरेख की जा रही है, जिससे इस मामले का क्या हो जाएगा, समाधान होगा और दोनों के बीच जो मतभेद हैं वो सुलझेंगे और सुलझने के बाद जो यहाँ का जल है और परियोजनाएं जो लंबित है उससे क्या होगा, उसे पुनः स्थापित करने में बल मिलेगा और यहाँ के लोगों को पानी, बिजली और सिंचाई जैसी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक हमारा होगा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य मेला 2025 जनजातीय समुदायों के लिए समग्र स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो अब चलिए, ये जो है अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि नई दिल्ली में इस प्रकार का स्वास्थ्य मेले का भी आयोजन किया गया था। तो देखते हैं हम लोग इसके बारे में। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से 20 जनवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन किया।
यह ऐतिहासिक आयोजन धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, अब जिसका उद्देश्य भारत के जनजातीय समुदायों की गंभीर स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी चुनौतियों का समाधान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत के जनजातीय समुदायों के गंभीर स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी चुनौतियों का समाधान करना। चलिए देखते हैं अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से। भारत के जनजातीय समुदायों को भौगोलिक अलगाव, सामाजिक आर्थिक कमजोरियों और संस्कृति आधारित स्वास्थ्य परंपराओं के कारण अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं में विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इन्हीं कारणों से स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र और परिणामों में असमानताओं को देखते हुए विशेष ध्यान और समाधान की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने कई परिवर्तनकारी कदम उठाए। इनमें भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन की शुरुआत करना भी शामिल है, जिसका लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करना इंपॉर्टेंट है। कब तक? 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करना भी इसमें शामिल है। अब इस मिशन के सहायक कार्यक्रम के रूप में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय क्षेत्रों में समग्र स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कई पहल की है। अब हम लोग एक एक पहल को देखेंगे। जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में प्रमुख प्रयास और पहल है यह। ठीक है, अब देखिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर कई पहल शुरू की है। ठीक है, चलिए, भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय स्वास्थ्य एवं रुधिर विज्ञान। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय स्वास्थ्य एवं रुधिर विज्ञान पीठ। ठीक है, एम्स दिल्ली में स्थापित यह पीठ जनजातीय स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान एवं डेटा संग्रह के लिए एक बहुविषयक मंच के रूप में कार्य करती यानी काम करता है। सक्षमता केंद्र की भी स्थापना की गई है। ये क्या करता है? जनजातीय आबादियों में प्रचलित आनुवांशिक स्थिति जैसे सिकल सेल एनीमिया के शुरुआत में ही और प्रसव पूर्व निदान को सक्षम करने के लिए 14 राज्यों और 15 सीओसी स्वीकृत किए गए हैं। कितने? 14 राज्यों में 15 सीओसी जो है स्वीकृत किए गए हैं। चलिए, सहयोगात्मक दृष्टिकोण क्या है? प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, सहकारी समितियां, ICMR, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और गैर सरकारी संगठन और राज्य जनजातीय कल्याण विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, आयुष, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालयों के अधिकारियों, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रतिनिधि, एम्स निदेशक, जनजातीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ, प्रमुख संस्थान, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, गैर सरकारी संगठन सहित प्रमुख हितधारकों ने एक मंच पर आकर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया है। ठीक है, जनजातीय स्वास्थ्य के ऊपर। इस कार्यक्रम में जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप, कार्रवाई उन्मुख शोध और पाठ्यक्रम सुधार पहल के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। किस किस पर ध्यान केंद्रित करेगी यह कार्यक्रम? जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप, कार्यवाही उन्मुख शोध और पाठ्यक्रम सुधार पहल के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने पर ये सभी जो है ध्यान केंद्रित करेंगी। ठीक है, चलिए, सम्मेलन जो यह हो रहा है, धरती आबा जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन जो हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? चलिए, सर्दी बहुत हुआ है। सम्मेलन का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों के लिए नवीन स्वास्थ्य सेवा वितरण मॉडल का पता लगाने के लिए व्यापक विचार विमर्श। क्या करना है? जनजातीय क्षेत्रों के लिए नवीन स्वास्थ्य सेवा वितरण मॉडल का पता लगाना, उसके लिए जो है व्यापक विचार विमर्श करना है। ठीक है, नीतिगत समाधान और अनुसंधान करना। तो नीतिगत समाधान और अनुसंधान के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना है इनका। फिर क्या है? स्वास्थ्य प्राप्ति व्यवहार को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त स्वास्थ्य नीतियाँ विकसित करना। फिर है क्षमता निर्माण, सामुदायिक सहभागिता और निगरानी तंत्र के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करना। फिर हम लोग देखेंगे जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवा की पहुंच और परिणामों में सुधार के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाना। फिर नेक्स्ट क्या होगा? सम्मेलन का उद्घाटन जो है किन्होंने किया था? जनजातीय मामलों के मंत्री श्री जुएल ओराम ने किया। ठीक है, जिसमें जनजातीय राज्य मंत्री भी उपस्थित थे।
अब चलिए इसी सम्मेलन में एक और बात निकल के आई कि ओडिशा में जनजातीय ब्लॉक को गोद लेकर रोगों के कारणों का अध्ययन करने, स्वास्थ्य स्थितियों पर क्षेत्रीय अनुसंधान करने और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और एम्स दिल्ली के बीच आशय पत्रों का आदान प्रदान भी किया गया है। चलिए, सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर गहन सत्र आयोजित किया गया। क्या क्या कहा गया? पहला बिंदु है, उन्होंने कहा स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करना, इसके लिए टेलीमेडिसिन, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों और क्षमता निर्माण की खोज करना। फिर दूसरा बोला पारंपरिक चिकित्सक, अब जैसे स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को मुख्य धारा की स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करना। ठीक है। दूसरा बोला पोषण और किशोर स्वास्थ्य, तो पोषण, तीसरा बोल रहा था पोषण और किशोर स्वास्थ्य, इसमें कुपोषण, प्रजनन स्वास्थ्य और पारंपरिक खाद्य विषयों पर ध्यान देना, ये सभी बातें इसमें कही गई। अब रोग विशिष्ट समाधान के लिए क्या बात कही गई कि सिकल सेल, व्यसन और मानसिक स्वास्थ्य को लक्ष्य बनाना है। फिर उन्होंने कहा सांस्कृतिक संवेदनशीलता भी ध्यान रखना है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता के तहत बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के साथ पारंपरिक जीवन शैली को संतुलित करना है। अपेक्षित परिणाम इसका क्या निकल रहा है? देखिए, यह परिणाम अपेक्षित की गई कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के प्रसार को बढ़ाने के लिए एक विशिष्ट योजना। ठीक है। दूसरा पॉइंट बोला पारंपरिक चिकित्सकों और विधियों का औपचारिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में एकीकरण करना। तीसरा था क्या था? कुपोषण से निपटने और किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पोषण केंद्रित पहल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि अभी मिड डे मील, ये सब जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, विभिन्न प्रकार के मिड डे मील दे रही है। मिड डे मील के अलावे 5 किलो जो अनाज दिया जा रहा है, ये सभी चीज़ें इसके तहत आ जाएंगे। ठीक है। अब जैसे देखिए, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे दुर्लभ बीमारियों, व्यसन और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रबंधन के लिए लक्षित योजनाएं। फिर हम लोग चलेंगे सामुदायिक भागीदारी और प्रौद्योगिकी एकीकरण के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करना। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 में जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या कहा गया है? सहयोग, नवाचार और समावेशिता को बढ़ावा देकर यह पहल भारत की जनजातीय आबादी की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए स्थायी आधार पर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का प्रयास करती है। चलिए, अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे, बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अभी हाल ही फिलहाल में आरबीआई का एक आंकड़ा आया है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि आरबीआई के अनुसार जो है घरेलू फर्मों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी OFDI 2024 में लगभग 17% बढ़कर 37.68 बिलियन डॉलर हो गई। कितने प्रतिशत बढ़कर? 17% बढ़कर कितनी हो गई? 37.68 बिलियन डॉलर हो गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए, अब बोल रहा है कि 2023 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 32.29 बिलियन डॉलर रहा। कितना रहा था 2023 में? 32.29 बिलियन डॉलर रहा। विगत कैलेंडर वर्ष में स्थानीय कंपनी द्वारा इक्विटी के रूप में विदेशी FDI 12.69 बिलियन डॉलर रहा। 2023 की तुलना में 40% अधिक है। कुल मिलाकर करके इसका कहने का मतलब यही है कि 32.29 बिलियन डॉलर 2023 में कुल FDI आया, और विगत कैलेंडर वर्ष में स्थानीय कंपनियों द्वारा जो इक्विटी के रूप में विदेशी FDI जो आए हैं उसका अमाउंट कितना था? 12.69 बिलियन डॉलर था, जो 2023 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? 40% अधिक है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। यह एक सकारात्मक संकेत है कि भारतीय कंपनियां भी वैश्विक हो रही हैं। मेन रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि भारतीय कंपनियां भी धीरे धीरे वैश्विक हो रही है। ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश, अब ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश क्या है? चलिए, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी ODI किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे देश में स्थित परिसंपत्तियों या व्यवसायों के लिए किए गए निवेश को संदर्भित करता है। देखिए, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश क्या होता है? वैसा प्रत्यक्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या ODI जो किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे देश में स्थित परिसंपत्तियों या व्यवसायों में किए गए निवेश को संदर्भित करता है। ठीक है। आगे चलेंगे। इसमें किसी विदेशी व्यवसाय का प्रत्यक्ष स्वामित्व और नियंत्रण करना या विदेशी बाजारों में सहायक कंपनियों यानी होल्डिंग कंपनियों, संयुक्त उद्यमों यानी जॉइंट वेंचर या शाखाओं जैसे संचालन स्थापित करना शामिल है। चलिए, ODI के संबंध में मुख्य बिंदु देखिए। ODI के संबंध में मुख्य बिंदु क्या क्या है? नियंत्रण और प्रभाव किनका रहता है, या नियंत्रण और प्रभाव। सबसे पहला, विदेशी व्यवसाय पर नियंत्रण या प्रभाव का एक महत्वपूर्ण स्तर सामान्यतः कम से कम 10% स्वामित्व है। ठीक है। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या होता है? अपने परिचालन का विस्तार करना, नए बाजारों तक पहुंचना, संसाधनों से लाभ उठाना या जोखिमों में विविधता लाना। निवेश के रूप में
इसमें विदेशी कंपनियों, रियल एस्टेट, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं या अन्य परियोजनाओं में निवेश शामिल हो सकता है। ठीक है, भारत द्वारा निवेश के लिए क्षेत्र कौन कौन सा? होटल, निर्माण, विनिर्माण, कृषि और खनन और सेवाएं हैं। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है निवेश के लिए कौन कौन सा देश, निवेश के लिए कौन कौन सा देश रहा हम यहाँ के लोगों के लिए? तो सिंगापुर, यूएस, यूके, यूएई, सऊदी अरब, ओमान और मलेशिया और अन्य। भारत के लोगों ने इन देशों में ज़्यादा निवेश किया। ठीक है, चलिए प्रौद्योगिकी और कौशल का हस्तांतरण। देखिए प्रौद्योगिकी और कौशल का हस्तांतरण, अनुसंधान और विकास के परिणामों को साझा करना। देखिए व्यापक वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ा है, ब्रांड छवि को बढ़ावा देना। ठीक है, ब्रांड छवि को भी बढ़ावा मिलता है, रोजगार सृजन और भारत एवं मेजबान देश में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करना। ठीक है, फिर क्या है? विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और विदेशी मुद्रा आय का स्रोत भी है। ठीक है, अब इन सभी का निष्कर्ष क्या निकलता है कि संयुक्त उद्यम यानी जॉइंट वेंचर्स और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां भारतीय व्यवसायों के लिए अपनी वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण रास्ते बन गए हैं। यह तथ्य है कि भारतीय कंपनियां अपनी सहायक कंपनियों में निवेश कर रही है। यह दर्शाता है कि वे बाहर भी अपने व्यवसाय का विस्तार कर रहे हैं। भारतीय कंपनियों की निरंतर अंतर्राष्ट्रीय पहुंच न केवल उन्हें वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में सहायता कर रही है, बल्कि भारत और अन्य देशों के मध्य गहरे आर्थिक संबंधों को भी बढ़ावा दे रही है। आज का लास्ट और आखिरी टॉपिक है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वाशिंगटन डीसी में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। अभी जो है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका की यात्रा पर हैं। ठीक है, चलिए उसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल रात वाशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि यह बैठक एक स्वतंत्र मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्वाड की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। ठीक है, अब इस प्रतिबद्धता को कानून का शासन, लोकतांत्रिक मूल्य, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखा जाता है और उसकी रक्षा की जाती है। उन्होंने क्या कहा? इस प्रतिबद्धता में कानून का शासन होना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्य, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखा जाना और उनकी रक्षा की जानी है। ठीक है, ये सभी बातें उन्होंने कहा। चलिए विदेश विभाग ने यह भी कहा है कि बढ़ते खतरों को देखते हुए क्षेत्रीय समुद्री आर्थिक और प्रौद्योगिकी सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसमें कहा गया है कि वे आने वाले महीनों में क्वाड के काम को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है और भारत द्वारा आयोजित अगले क्वाड नेता सम्मेलन की तैयारी के लिए नियमित रूप से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इस बार जो क्वाड सम्मेलन अब होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? तो अभी भारत में होने वाला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 4 टॉपिक्स से दोस्तों आज का जो है डेली न्यूज़ एनालिसिस का जो सेशन है यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और फिर कल हम आपके सामने नए फ्लेवर के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।